कैसे करेंगे डियर? क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि 7200 रुपए में बेचे जाता है तो x% का लाभ होता है। यदि सामान को इतने में बेचा जाता है तो इतने का लाभ होता है, तो x का मान बताओ। ओहो, क्या गजब का प्रश्न है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो ये 5% एक्स्ट्रा लाभ हुआ है, क्यों हुआ है सर? ये जो 5% एक्स्ट्रा लाभ हुआ है क्यों हुआ है बताओ? ये जो 5% एक्स्ट्रा लाभ हुआ है 300 रुपए की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने 300 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। यानी कि अगर मैं 100% की बात कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 6000। 6000 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि आप जानते हो ना, क्योंकि लाभ और हानि सीपी पर ही कैलकुलेट होते हैं। तो 5% अगर 300 के बराबर है, कैसे आया 5%? दोबारा बोलता हूं कि पहले x% का प्रॉफिट हो रहा था और अब x + 5 का हो रहा है। ये 5% की वृद्धि कहां से आई भाई? कहां से आई? क्योंकि 7200 से आपने 7500 में बेचने लग गए ना, तो 300 रुपए का जो दाम में आपने वृद्धि किया है वो 5% के बराबर है। तो सीपी आपका 6000 आ गया। अब आप पूछा जा रहा है कि एक्स क्या है, तो 7200 पर अगर आप बेच रहे हो तो कितने % का लाभ हो रहा है? सर 1200 का लाभ हो रहा है 6000 पर इंटू 100। कैसा लगा डियर? तो 20% आपका राइट आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। तो ये आपका राइट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, कंफ्यूज नहीं होना, छोटी सी नींव को पकड़ना है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। वेल डन शिवम, वेल डन अबीर, गौरव बहुत अच्छे, भावे बहुत अच्छे। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, विद्यार्थी मुझसे पूछा करते हैं। मैंने हमेशा कहा कि भाई क्यूब के ऊपर जाना है तो आपको क्या करना होगा? x - 2 और 5 का रूट क्यूब। अब आपका रूट क्यूब को कौन खा सकता है? रूट क्यूब को कौन निपटा सकता है? तो जब आप दोनों तरफ क्यूब कर दो, आपको दोनों तरफ क्यूब करना है तो वह रूट क्यूब को खा जाएगा। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a इंटू बी, a माइनस का b बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया चल रहा है। एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x का स्क्वायर माइनस का 6 और 6 प्लस 12x बराबर 5। मेरे दोस्तों, आपको यही तो निकालना है। तो जरा देखो क्या क्या आपके पास उपलब्ध है। बोला सर एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, और इधर लेकर आऊंगा तो ये तो माइनस का 13 हो रहा है बराबर 0। हमें क्या चाहिए? माइनस का 12 चाहिए, यानी कि +1 करना पड़ेगा यहां पर, तो यहां पर भी +1 करना पड़ेगा। तो आपका जो ये पूछा जा रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? +1 होगा, क्योंकि जो एक्चुअलिटी है वो -13 है। अब -13 को अगर -12 करेंगे तो प्लस का 1 करेंगे ना दोनों तरफ, इसलिए 1 आंसर हुआ, 0 नहीं होगा। ठीक है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आराम से करो, है ना, सब हो जाएगा। नहीं, आज 10 बजे क्लास नहीं है, ठीक है। अरे आज चक्कर क्या है, अब सारा लॉकडाउन हो गया, खाना वाना मेरे को ही बनाना है, तो इस वजह से 3 बजे वाली भी नहीं हो पाई। मैं खाना बनाने लग गया बस। मेरे को रोटी बनाना नहीं आता। एक्चुअली में भाई आती है वैसे तो खाना बनाने, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से एंट्री नहीं कर रहे, किसी को कोई कोविड टेस्ट आ गए, इस वजह से।
चलिए करिए इस क्वेश्चन को। ए एक काम 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी समान काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया और सी ने शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर दिया। यदि काम को पूरा करने के लिए तीनों का भुगतान ये है, तो ए का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। आइए चलो सिखाता हूं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 12 दिन में करेगा, तो टोटल काम आपने मान लिया 24। तो ए की एफिशिएंसी प्लस का 3 और बी की एफिशिएंसी प्लस का 2। क्लियर है। अब बोला जा रहा है ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम किया। ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया, यानी कि 20 यूनिट आपने काम कर लिया। अब कितना बचा? बचे आपके सामने 4 यूनिट। अरे 4 यूनिट ही तो बची। अब 4 यूनिट को कौन कर रहा है? सी कर रहा है 4 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई ना। यही मौका होता है जब सी ने अपनी एफिशिएंसी को दिखा दिया कि भाई सी की एफिशिएंसी तो 1 है। अब आप मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी आपकी 2 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो जो ये मजदूरी है डियर, ये जो मजदूरी है इसी अनुपात में तो बटेगी। तो 6 रेशो बराबर 9300 है। आपसे पूछा क्या गया है? ए का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, तो आपको 1 रेशो की वैल्यू निकालनी है बस। तो आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है? ए का हिस्सा सी के हिस्से से, अच्छा 2 रेशो आएगा, तो 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो 3 का भाग दे दो, 3100 आंसर आ जाएगा, 3100। कैसा लगा डियर क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट को पकड़ो पहले। कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई साहब आपकी एफिशिएंसी के रेशो में आप बांटिए, कोई इशू नहीं है। सी की एफिशिएंसी निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ए सी से कितना ज्यादा ले रहा है? 2 हिस्सा, है ना। तो 6 रेशो बराबर आपका 9300 है, क्योंकि मजदूरी तो उसी अनुपात में बटेगी, तो 2 रेशो निकालने के लिए 3 का भाग दे दिया। ठीक है डियर, चलेगा। नेक्स्ट, अमित 10-25 करके आ गया, बहुत बढ़िया अमित। अरे फोड़ दोगे तुम, बोला है ना मैंने, अच्छे से पढ़ो बस। "24 हाउ सर?" कैसे सर जी? अरे एलसीएम लेते हैं ना भाई, 8 और 12 का 24 ही आता है। चलिए, 8 अंकों की एक संख्या है और आपको 9 और 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आप मुझे बताओ 9 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? अगर मैं 9 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो हमारे पास एक ही नियम है सर, कि आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट। और 5 के लिए क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो जो यूनिट डिजिट होगा या तो वो 0 हो या वो 5 हो। तो हम कह सकते हैं ना कि बी की क्या पॉसिबिलिटी है? बी या तो 0 हो, बी या 5 हो। वेरी गुड। तो सर ऐसी बात है, अगर आप डायरेक्टली देख ही रहे हो तो अंकों का योग कर लो ना। तो 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 प्लस ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो आप ये बताइए 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल होगी? 27। और 27 के लिए आपको पता है कि भाई साहब a प्लस बी कितना होना चाहिए? 7। तो अगर a प्लस बी आपका 7 होगा तो काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सही है। लेकिन क्या आप अगर a प्लस बी को 7 ले रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, ले सकते हो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग वैल्यू निकालना चाहे तो, अलग अलग वैल्यू निकालना चाहे तो ए की वैल्यू क्या रखूं और बी की वैल्यू क्या रखूं? तो आप ए की वैल्यू यहां 2 रख सकते हो, यहां 5 रख सकते हो, यहां 0 रख सकते हो, यहां 7 रख सकते हो।
सॉरी यहाँ 0 रख सकते हो, सॉरी यहाँ 0 रख सकते हो, यहाँ 7 रख सकते हो, कोई दिक्कत? और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? बस और बनेगा, बस यही कॉम्बिनेशन बनेंगे 2। ठीक है डियर, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अच्छे तरह से। B7 क्यों नहीं? अरे भाई B इकाई का अंक है, अगर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो B केवल 0 और 5 हो सकता है। भाई अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल होगी तो वो हो ही 0 और 5 सकता है, 7 कहां से करवा रहे हो जबरदस्ती? नेक्स्ट, फिर देखो एक बच्चा कह रहा है सर 5 और 2 क्यों नहीं? यार तुम्हारे दिमाग में कुछ फिट है क्या? मैं बोल रहा हूं कि B केवल 0 और 5 हो सकता है। चलिए, अरे न्यू स्टूडेंट कितना ही, वो बोल तो रखा है वहां 0 और 5 हो सकता है बस। फिर गोविंद कह रहा 4 3 क्यों नहीं? अब यही होता है, आप लोग कहते हो ना कि सर डाउट क्यों नहीं बताते हो आप, या फिर क्वेश्चन क्यों नहीं, अब ऐसे डाउट पूछते हैं, क्या करें बताओ इनका? अब देखो कितना क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है कि 8 की पावर 8 अगर कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है। नीचे से अगर आप 4 की पावर 8 कॉमन ले लोगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। डिवाइडेड बाई 6 की पावर 6 कॉमन ले लोगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और 3 की पावर अगर 6 कॉमन ले लोगे तो कितना आ रहा है? 3। तो यहां पर अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 8 की पावर 9 अपॉन 4 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7, 6 की पावर 7। किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो? बोले नहीं है सर। अब इसको सॉल्व करना है, बड़ा अच्छा काम है हमारे पास, सॉल्व करते हैं भाई। तो सर देखो ये बचेगा 2 की पावर 9 और ये कितना बचेगा? 2 की पावर 7। तो आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 2, 4। तो इसमें से एक ऑप्शन 4 कर लो, मैंने सी किया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने एक निकाल दिया था, सॉल्व ही नहीं किया, लेकिन एक आंसर यूं आ गया इनका। तो ऐसे मत किया करो, है ना? हाँ भाई, आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपना, क्योंकि पेपर में आप ऑप्शन पहले नहीं देखोगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ऑप्शन थोड़ी देखते हैं अपन, इन क्वेश्चनों में तो सॉल्व करते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट, देखो भाई क्या दिक्कत आ रही है? सर 9 कैसे आया? अरे डियर स्टूडेंट, 8 की पावर अगर 9 है और 4 की पावर अगर 9 है तो हम ये कह सकते हैं 8/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9। इसी तरह से यहां पर 3 से हम 6 काटेंगे तो 2 की पावर 7। सॉल्व करो भाई। सोहन अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहा है, अपने पुत्र और पत्नी, अब उसके पुत्र और उसकी पत्नी का अनुपात कितना है? यानी कि अगर मैं उसके सन की बात करूं और उसके वाइफ की बात करूं, तथा पत्नी और उसकी पुत्रियों का अनुपात 3:1 है, समान अनुपात है। यानी कि ये दो, ये लो भाई, पत्नी और पुत्री का अनुपात भी कितना है? समान ही है। प्लॉट मेथड से हमने क्या निकाल दिया? रेशो निकाल दिया सर, इसको 1 दे दिया, इसको 3 दे दिया, यानी कि कितना आ गया? 9:3:1। ये बेटे, वाइफ और डॉटर को मिलने वाला रेशो है। अब क्या बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, पुत्री को पुत्र से, यानी कि 8 रेशो बराबर 10,000 है। तो संपूर्ण संपत्ति का पता लगाए तो 1 रेशो बराबर 1250। तो 9 और 13, 13 का गुणा कर दो, 13 पंजे 65, कैरी आया 6, 13 दूनी 26 और 6
32, 13 एकम 13 और 3 1625, यानी कि 16,250। ले बता, 16,250 में उसने पूरी गणित लगा दी, इस रेशो में दूंगा, इस रेशो में दूंगा। चलिए लीजिए नेक्स्ट करके बताइए। समीर अली कह रहा है सर मेरी तबीयत खराब हो गई है इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, सॉरी। कोई बात नहीं डियर, मेरी तबीयत खराब रहती है लेकिन फिर भी मैं क्लास लेता हूं। 8 कैसे आया भाई बताओ? 8 ऐसे आया, पुत्री और पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, तो पुत्र और पुत्री का रेशो कितना, अंतर निकालना है ना। कम ज्यादा का मतलब होता है डिफरेंस। तो 9 में से 1 गया तो 8 रेशो बराबर है। अरे कुछ नहीं, मौसम बदल रहा है, ऐसा कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। एक बच्चा कहता है आपको पैसा मिलता है, बताओ, और तुम फ्री में पढ़ रहे हो तब भी नहीं पढ़ पा रहे हो। मेरे को पैसा मिलता है और तुम फ्री में पढ़ रहे हो फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, बताओ। वाह बेटे मौज कर दिया। कुछ लोग ये चाहते हैं कि पढ़ने का पैसा मिले इनको, बताओ। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब पीटी आपका 10 है और ये एक सेकेंड है, तो हम जानते हैं ना डियर, पीटी स्क्वायर बराबर क्या हो, पीए इंटू पीबी। सॉल्व करते हैं तो पीटी स्क्वायर कितना है 100, पीए 5, पीबी कितना हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक चीज देखी है, देखो, अगर हम इसको x मान लेते हैं डियर, तो ये मेरे पास हो गया x + 5। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 5 से काटेंगे इसको 20 बार, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर निकल कर आ गया अपने पास 15। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? यानी कि आपको ए भी निकल कर आ चुका है 15, ठीक है। हाँ, ए भी निकल कर आ चुका है आपका 15, ठीक है माय डियर। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं पीवी, तो पीवी हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा डियर, टोटल पीवी कितना निकल कर आ जाएगा 20। टोटल पीवी निकल कर आ जाएगा 20। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि सर आप कहते हो ना कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर हमेशा लंबवत होती है, तो पीवी हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण, कर्ण हो गया, कर्ण। ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये व्यास निकल कर आएगा, आएगा ना। कैसे आएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ गया 300। तो 300 को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 10√3, लेकिन 10√3 तो आपका क्या है, डायामीटर है, टीबी है। अगर आपको ओबी निकालना है तो आधा कर दो 5√3। एक बच्चा कह रहा है 20 कैसे आया, अरे भाई दिमाग लगा ले यार। x बराबर अगर 15 आ गया, पीए बराबर आपको 5 दे रखा है, तो पीबी बराबर 20 नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या कर रहे हो तुम बताओ। मतलब तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर भी बता देना पेपर में तो भी तुम उल्टा सीधा लगा के आ जाओ। चलिए नेक्स्ट। चलिए, मेरे को गुस्सा इसी बात पे आता है, इतना प्यार से समझाया जाता है, हर एक पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम ध्यान कहां होता है, ये तो बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर टीवी व्यास कहां है, तो केंद्र से गुजर रहा है तो व्यास ही तो होता है भाई नेता। हाँ हाँ, कॉर्ड भी व्यास ही होती है।
अगर आप मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर का एक नाम भी है, बोले क्या? लार्जेस्ट कॉर्ड। चलो बी पर भी राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होगा डियर? बी पर राइट एंगल ट्राइंगल घर की मर्जी है क्या? कैसे होगा बी पर राइट एंगल ट्राइंगल? चलिए 16.66% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज 8 महीने के लिए 12.5% की दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज से 600 रुपए अधिक है। इजी है। 16.66 को फ्रैक्शन में लिखो गुरुजी 1/6 होता है। 9 महीने को लिखो 9/12। 8 महीने को 1/8 होता है और 8 महीने को लिखो 8/12। अरे यही तो आरटी है, दोनों का आरटी आरटी कर दिया। ठीक है सर। यहां आ गया हमारे पास 1/12 और यहां कितना आ रहा है? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। ये भी आपका कितना आ रहा है? 1/8। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? सर डिनोमिनेटर को बराबर कर दो। तो 3/24 और 2/24 1/24 और 1/24 किसके बराबर है? अंतर 600 रुपए अधिक है ना, तो 600 रुपए के बराबर यही अंतर होता है। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 600 इंटू 24 कितना आ गया डियर? 14,400। ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल अगर आ गया है 14,400 तो क्या कह रहा है कि 4 साल के लिए समान राशि पर इतने % की दर से साधारण ब्याज। तो रेट कितनी है? 3/8। सॉल्व करो, 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 72 बार, 72 इंटू 3 216, 21,600। ऐसे उड़ते हैं क्वेश्चन, करते जाओ पढ़ते जाओ। अब बच्चों को समस्या कहां आती है मैं बताता हूं। प्रैक्टिस यही तो होता है। आज आप स्टार्ट किए हो तो आपको ये सब चीजें बहुत ऐसे लगती हो यार ये क्या कैसे कर दिया सर ने, फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा, फॉर्मूला तो पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला कहाँ है? तो वो सारी चीजें दिमाग में आती हैं बच्चे के। लेकिन डियर स्टूडेंट यही मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन की भाषा को समझो और उसके ऊपर रिएक्ट करो। जैसे कि यहाँ परसेंटेज दे रखा था, ये अच्छा है या बुरा है? ये बुरा परसेंटेज है और बुरा परसेंटेज हमेशा फ्रैक्शन में सॉल्व होता है। और देखो कितनी आसानी से सॉल्व होता चला गया। अब आपको पता होना चाहिए सर हमें नहीं पता, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 16.66% 1/6 होगा। अब ये रेट को आपने फ्रैक्शन में लिखा है, आपने कोई पाप थोड़ी किया है ना। टाइम आपको दे रखा है 9 महीने, तो टाइम को हम साल भर में लिखते हैं, तो 9/12 ये ईयर में लिख दिया। तो पहले साल की ये इनको गुणा करोगे तो ये ब्याज हो गया। दूसरे साल का ब्याज कितना है? वही 1/8 इंटू 8/12। इन दोनों का अंतर देखा 600 के बराबर है। एक रेशो की वैल्यू निकाल दी, वो प्रिंसिपल आया। उसके बाद भी 4 साल का फिर 37.5, फिर ये 3/8 होता है। तो चीजें क्या है सर कोई ये मत बोल, हाँ वही वाली बात है यार। चलिए तो वरना देखो अब मुझे बताओ, कहते हैं ना सर लेंदी हो गया था हम पेपर में कर नहीं पाए। रीजन बता रहा हूं ना करने का। रीजन ना करने का ये है, क्यों? प्रिंसिपल गुणा रेट कैसे लिखोगे? 16.66। क्योंकि जिस बंदे को सॉल्व करना नहीं आ रहा तो वो उस रेट को 16.66 ही रखेगा। उसको इतना भी नहीं पता होगा कि ये 16 सही 2/3 भी लिख दूं। रियलिटी बता रहा हूं मैं। फिर समय 9 महीने। अब 12 का डिवाइड करना या तो भूल ही जाए बंदा। छोटी छोटी चीजें हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यार इससे मत करो, और ये करना भी नहीं चाहिए देखो इससे, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता पेपर में। इवन मैं ही खुद नहीं कर पाऊंगा ऐसे। गुणा कहां से करूंगा भाई 9 का इससे? कहां तक करूंगा? नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अप्रोच की बात है। तो अप्रोच अपनी अच्छी रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब लगाओ दिमाग। कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अरे उड़ाओ यार, चलो, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेज ही तो करना है आपको।
पेपर में क्वेश्चन रह गए, पेपर में कर नहीं पाया, रीजन सही तरीका नहीं लगा पाया आप। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो सबको बताया हुआ है कि भाई साइन अपॉन कॉस होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 3+1 और 3-1। अब बहुतों को नहीं पता है, 4/2 यानी कि 2, यानी कि आपके सामने क्या निकल कर आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना निकल कर आ गया, 2 आ गया। तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, कॉस थीटा कॉमन ले लो गुरुजी। जैसे ही कॉस थीटा कॉमन लोगे तो 3 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 4, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, कितना बचा 8 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 2 रख दो यहां पर। तो जैसे 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4, 8 में से 6 गए तो 2, तो यहां पर आ गया 10/2 5। ये लो, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया है, आपको नहीं आता लगाना तो आपको क्या करना है, सीखना होगा। कैसे सीखेंगे सर, कई बार बताया हुआ है कि कभी भी आपके सामने a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c अपॉन डी आ जाए तो क्या करना है, इसको इसमें जोड़ो, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और इसमें से इसको घटाओ, इसमें से बड़े में से छोटे को घटाओगे तो माइनस बाहर है तो ये प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह से इसके साथ भी वही करो, c में d जोड़ा और c में से d घटाया, तो आप कहते हो ना सर डायरेक्टली a अपॉन बी कैसे आ गया, वो a अपॉन बी नहीं होता, वो 2a होता है और 2 भी होता है, लेकिन वो 2 से 2 कट जाता है अगर सेम है तो। देखो 2a अपॉन 2b, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए हम ये डायरेक्टली कह पाए। और ये केवल मैंने तो एक फॉर्मेट बताया है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का, यहां पर तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो क्योंकि साइन है और कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस, तो 3+1 4 और 3-1 2। अब इतना टाइम लगा अभी, लेकिन पहली बार लगता है, आप पहली बार सीखोगे तो लगेगा ही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विमल ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान करने का फैसला लिया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया, सही किया, और 1800 रुपए दान दिए जो उसने पहले तय की गई राशि का 60% है। उसका वेतन कितना होगा ये बताइए भाई। आइए, तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसने तय की गई राशि 1800 रुपए दान दी जो पहले तय किया गया था उसका 60% है, यानी कि 60% बराबर कितना है, 1800। तो उसने 100% मतलब वो 100% जो उसने दान करने का सोचा था, केवल दिया नहीं, उसने सोचा था कि मैं इतना करूंगा, लेकिन उसका भी उसने 60% ही किया, यानी कि 3000 रुपए उसने दान करने का सोचा था। ठीक है, और ये 3000 क्या है, 10% है केवल, किसका, उसके वेतन का, तो वह 10% केवल 3000 के बराबर है, तो वेतन कितना होगा, 30,000। बस, चलिए नेक्स्ट।
पूर्ण संख्याओं का योग 256 है, किस अनुपात में नहीं हो सकते? 1 और 1 2 हो सकते हैं, 3 और 3 16 हो सकते हैं, 5 और 3 8 हो सकते हैं, लेकिन 3 और 7 7 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 7 इन दोनों का अगर योग के अंदर है तो इसका डिविजिबल होना चाहिए था, जो कि नहीं है तो नहीं होगा बस। नेक्स्ट, चलो बताओ। चलिए, कैसे करोगे? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार कितने गोले बनाए जा सकते हैं बताइए। बताओ भाई। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सेंटीमीटर छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो कितने छोटे गोले बनाए जाएंगे? तो n इंटू 4/3 पाई 2 का क्यूब। अब जैसा कि आप देख रहे हो, 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, 343/8। तो आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो यहां पर 8 चौके 32 है, बचे 2, और 8 दूनी 16, केवल और केवल 42 बनेंगे, क्योंकि 43वां बन ही नहीं पाएगा। 43वां आपका क्या होगा? बन ही नहीं पाएगा। तो आपके 42 ही गोले बनाए जा सकते हैं, और 43वां इनकम्प्लीट है। ऑब्वियस सी बात है, बना ही कहां वो 43वां, इसीलिए ये हो गया। नेक्स्ट करो। एन क्या है? अरे भाई, एन वही है, कितने गोले बनेंगे छोटे छोटे। एन क्या है बताओ, निकालना क्या है ये तो पढ़ लो पहले। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते यार तुम्हारी, मतलब इतनी मेहनत से ये सारे क्वेश्चन भाई आपको बढ़िया तरीके से लाए जाते हैं कि भाई ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छा है भाई कहीं से लिया करवाया आपको बढ़िया तरीके से। रोहन ने 1300 रुपए की 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर। बेचने पर उसने पाया कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। क्या पाया? कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वह समान है। तो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का अंतर आइए करते हैं। भाई साहब देखो, पहले वाले को 20% के लाभ पर यानी कि 5 से 6, दूसरे वाले को 25% की हानि पर यानी कि 4 से 3। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। करो भाई, विक्रय मूल्य समान कर दिया। तो ये बोला गया 1300 रुपए अगर सीपी है तो क्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा गया। तो देखो 5 और 8 13 रेशो बराबर 1300 है, टोटल है ना ये। तो 13 रेशो बराबर 1300 है, तो 1 रेशो बराबर 100 आ गया। तो 5 और 8 का अंतर कितना आ रहा है? 3 रेशो, यानी कि 300 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी सेम नहीं हो तो फिर कुछ और होगा, है ना। ऐसे नहीं करना, जो दे रखा है उस पर ध्यान दो, है ना, जो है वो करो। हद करते हो यार, मतलब।
काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे डियर? 5x माइनस का 2 बराबर 5x। तो मैं ये कहता हूं 5x माइनस 5/x बराबर आपका हो गया 2। तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। तो ये कितना होगा डियर? p स्क्वायर प्लस होगा 2 माइनस होगा +2 होगा, यानी कि 4/5 25 प्लस का 2। ये हो जाएगा गुरुजी 2 4/25। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट से अरुण को 60 रुपए का पेन मुफ्त मिल गया। तो बताओ, तो 30% बराबर आपका 60 रुपए के बराबर है, यानी कि अगर आप 100% की बात करोगे तो कितना है? एमआरपी 200 रुपए है, तो भुगतान कितना किया उसने? 60 रुपए की छूट के बाद 140 रुपए भुगतान किया। 140 रुपीज उसने क्या किया है? भुगतान किया है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना भाई? 200 रुपए क्या है? 200 रुपए तो एमआरपी है। 60 रुपए क्यों घटाया? क्योंकि उसको छूट मिली है ना भाई। चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा 200 कैसे आया? अरे भाई 30% की छूट ही तो 60 रुपए के बराबर है। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई 30% की छूट ले ले या फिर ये 60 रुपए का पेन ले ले, तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो हैं। दिमाग नहीं लगाते यार। चलिए एक आयत का परिमाप दे रखा है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 80 हो गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 40। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया? 375। तो कैसे होगा भाई? देखो यहां अगर हम बात करना चाहें तो किस तरह से करेंगे सर? 375 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें जोड़ने पर 40 आ जाए। तो बोले देखो सर 25 से जाएगा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 और 15 आ गया। तो आपसे पूछा चौड़ाई और लंबाई में क्या अंतर है? 10 का। अजम्पशन लगाना है और वो भी पता है यार 25 से ही जा रहा है और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, चलिए। और अगर आपको इसको वैसे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? L प्लस बी आपको पता है, आप L माइनस बी निकालेंगे माइनस करने पर, क्योंकि आपको 4LB के बराबर करके निकालो। तो फिर L प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1600, L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4LB और 375 इंटू 4। फिर इसको पूरा सॉल्व करो, ये हो गया 750, 1550 और L माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 100 और L माइनस बी बराबर 10। ठीक है, तो एक तरीका ये है, ये बेसिक है और ये आपका अजम्पशन मेथड है, लेकिन आना दोनों चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो मेरे इस सेशन से, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। 4 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 5 6 7 से डिवाइड करने पर हमेशा 3 शेषफल बचे। तो आपको क्या करना है? 4 5 6 7, पहले तो एलसीएम निकालो आप। तो 4 5 6 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा डियर? तो 7 6 42, 42 इंटू 2 कितना हो रहा है? 4 पंजे 20, 420 हो रहा है ना।
तो 420 आपका एलसीएम हो जाएगा और फॉर्मेट क्या बनेगा, एलसीएम बराबर मतलब संख्या बराबर एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर 3। अब आप बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर जाना है आपको, तो के का मान क्या रखूं, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1000, तो 1000 के पास अगर आप जाना चाहते हो तो के का मान ऑब्वियस सी बात है 3 रख दो, हो जाएगा बस। तो रख दिया 3 आपने, तो एन बराबर कितना आ गया डियर, 1260 प्लस का 3, तो 1263। तभी होगा ना भाई एन बराबर 3 रखने पर। और अगर मैं ये पूछूं 3 डिजिट लार्जेस्ट, तो क्या होगा आंसर बताओ, 3 डिजिट लार्जेस्ट, तो एन बराबर 2 रखोगे, 840 843। तो दिमाग का खेल है सारा। नेक्स्ट, तो आपका जो राइट आंसर है यहां पर 1263 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ही क्यों, क्योंकि 3 ही तो दे रहा है भाई, 1000 से ऊपर 4 अंकों की संख्या, और क्यों रखेंगे 3। कैसे करें सर, एक क्वाड्रेटिक बना लो आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस 5 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर -2 साइन थीटा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर -2 साइन थीटा। देख रहे हो सर ये कितना आ रहा है, इसको क्वाड्रेटिक बना दिया मैंने, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, -2 साइन थीटा है ही, और -5 बराबर 0। तो 15 के ऐसे टुकड़े कर सकते हो क्या जिससे कि घटाने पर 2 आ जाए, हाँ 5 और 3। यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, और 3 का डिवाइड कर दो। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी मेरी साइन थीटा निकल कर आ जाएगा, कितना आ रहा है साइन थीटा निकल कर, तो आप ये साइन थीटा निकल कर कह सकते हो भाई -1 आ रहा है, ये वैल्यू होता भी है। अच्छा ये वैल्यू लूंगा क्या मैं, साइन की ये वैल्यू लूंगा क्या 5/3, क्यों नहीं लूंगा बताओ, क्योंकि साइन की वैल्यू होती नहीं है। साइन कहां से कहां तक वैल्यू वेरी करता है, -1 से लेकर 1 तक, यही इसका क्या होता है, वैल्यू दिखाने का रेंज होता है। तो यहां पर आपका -1 चलेगा, ठीक है। चलिए अब ये अगर -1 आ गया तो कॉस कितना आ जाएगा, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस अपना 0 होगा, क्योंकि 90 के मल्टीपल में जहां पर साइन अगर 1 हो जाए तो कॉस हमेशा 0 होता है, तो आंसर कितना होगा -1। ठीक है, तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आप सीख रहे हो, ऐसे सीखते जाओ यार, अपने आप हो जाएगा। सर कॉस 0 होगा, हाँ कॉस 0 होगा ना, क्यों होगा बताऊं, आपने जब बचपन में अगर कभी भी साइन वेव देखी हो तो साइन वेव के हिसाब से बुद्धि लगाओ, ऐसे बोलते कॉस क्यों होगा 0, फिर क्या होगा भाई बताना, क्या होना चाहिए तुम बताओ, बताओ फिर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, मतलब ऐसे बोलते कॉस क्यों होगा 0। देखो भाई साहब यहां पर हम ये कहते हैं कि यार देखो साइन वेव ऐसे चलती है, 0 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, ये 180 डिग्री है, और ये यहां पर कितना आ गया 270 आ गया। ठीक है, यही तो -1 होता है, अरे यही तो -1 वाला है। ठीक है, साइन वेव कॉस वेव क्या होता है, कॉस वेव ऐसा चलता है, यहां से 0 पर 1 होता है, यहां से निकलता हुआ इस तरह से चलता है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सॉरी यहां से कटेगा, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, कॉस वेव थोड़ा ऐसे चलता है, यानी कि क्या कहानी है समझ लो कि 0 पर तो क्या हो गया 1 हो गया, 90 पर क्या हो गया 0 हो गया, 180 पर कितना हो जाएगा -1, और 270 पर
0। इसलिए अगर ये -1 है तो 270 पर है, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट, 5/3 भी तो हो सकता है सर। हाँ मान लो यार मैंने गलत बता दिया एक, बस चलिए क्या करूं बताओ, अब इसको समझा दिया। हाँ रेखा AB का स्लोप आपको दे रखा है और A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट स्लोप कैसे निकालते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो कैसे करेंगे डियर, y2 माइनस y1 यानी कि प्लस का 3, x2 माइनस x1 बराबर माइनस का 2/3, यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली, माइनस का 10 प्लस का 2x बराबर 5 या 15, तो 2x बराबर माइनस का 25, वो सॉरी प्लस का 25, x बराबर 12.5। नेक्स्ट, फॉर्मूला बता दिया करो, फॉर्मूला लिखा ना, जब आपका दो स्लोप होता है तो m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखा जा रहा है तो आपको पॉइंट पता है ना कि y2 लिखा है माइनस y1 लिखा है सर ने, तो प्लस का 3 हो गया, x2 5 माइनस x1 सब लिखा हुआ है। एक ट्रेन 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो इसके द्वारा 22 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय बताइए भैया। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, और यदि अगर मैं इसकी स्पीड को निकालता हूं डियर, स्पीड कितनी हो रही है बताना जरा, तो 2 किलोमीटर है, 2 मिनट का समय लग रहा है, तो 2 मिनट को घंटे में बदल दिया, 60 का भाग दे दिया, तो सर स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब नई स्पीड कितनी हो जाएगी, 55, 5 घट गई ना, क्वेश्चन में पढ़कर बता रहा हूं 5 घटवा दी। अब 22 किलोमीटर को तय करना है, तो 22/55, अब ये घंटे में है तो इसको मिनट में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 24। तो कुछ लोग 100 से गुणा कर देते हैं, जैसे योगेंद्र सोलंकी ने कर दिया था, 100 से गुणा कर देते हैं, उनको ये पता नहीं है कि भाई मिनट में बदलना है, परसेंटेज नहीं निकालना कि 40%। तो आंसर कितना होगा 24 मिनट। ठीक है, चलिए आइए वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण 110 है, तो लघु खंड में जीवा द्वारा बनाया गया कोण का मान कितना होगा बताओ। वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया एंगल आपका कितना है, 110 है। कृपया करके ध्यान दे डियर, तो आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, परिधि पर कितना कोण बनेगा, परिधि पर, क्योंकि दीर्घ खंड है, ऊपर जो परिधि है वो दीर्घ खंड होती है हमेशा, तो 55 बनेगा। और आपसे पूछा है लघु खंड में, लघु खंड ये वाला है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है ना, ये 55 है तो ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम, तो ये वाला कितना होगा 125। समझ में आ रहा है, अब फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कितनी प्यारी प्यारी चीज होती है। जीवा के ऊपर का जो खंड है वह तो आपका मेजर है, और जो नीचे वाला है ये माइनर है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन अगर 55 होता तो मैं बहुत सारों को ढेर कर सकता था। तो वही वाली बात है कि चलो नहीं है, चलो इसमें खुशकिस्मती है हमारी कि हम नहीं डाला, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि एग्जामिनर ऐसे फंसा सकता है आपको। नेक्स्ट, आपकी डीआई आ गई है भैया,
एक बच्चा कह रहा है 55 कैसे आया। डियर, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो अगर ये 110 है तो ये 55 है। आप पढ़ ही नहीं रहे हो यार, मेरी क्लासेस ही फॉलो नहीं करते हो आप, है ना। क्या करूं बताओ, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा यार, समझो मेरी बात को आप। मैं बहुत सीरियस नोट में बात करता हूं जब मैं आपके कैरियर की बात करता हूं। तो 2015 और 2018 में कंपनियों ए और बी द्वारा भर्ती किए गए मजदूरों की कुल संख्या से 2014 और 2018 में सी और डी द्वारा भर्ती किए गए कुल मजदूरों की कुल संख्या का अनुपात। तो 2015 में जाओ और ए में जाओ, 2018 में जाओ और बी में जाओ, दोनों को जोड़ लो। तो 2 और 2 4, 3 और 1 4, 244। 2014 में जाओ, सी में जाओ, डी में जाओ 18 में, 85 और 5 130, 130 और 8 कितना हो जाएगा? 210। रेशो निकालो, 4 और 4 8 और 2 10, 2 से काटा मैंने इसको, और 2 से काटा तो ये हो गया 105, 2 से काटा तो ये हो गया 122, और किससे जा रहा है? अपने पास ये निकलेगा किससे? 17 नहीं कट रहा क्या? बोला क्या गया है? टुगेदर बोला गया है। ए और बी दोनों को, अच्छा दोनों का लेना है ना, ए का भी लेना है बी का भी लेना है ना। ओके, राइट 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 राइट। ऐसा है कि 2015 और 18 में ए और बी दोनों का लेना है। तो 2015 में देखो ए का भी लेना है और बी का भी लेना है, 2018 में ए का भी लेना है और बी का भी लेना है। तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ रहा है? इन दोनों को जोड़ के दिखाया 244 आया। जो कितना आया? 132, 118, 148 और 112। सबको जोड़ेंगे तो 510 आ रहा है ना, हो गया। इसी तरह से यहां पर अगर सी और डी लेते हो आप 2014 और 18 में, तो कितना होगा? 14 और 18 में सी और डी, तो 14 में भी पूरा ले लो और डी भी पूरा ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? कुल मिलाकर ये हो रहा है हमारे पास 190 और ये कितना हो रहा है? 230। तो इट विल बी 420। रेशो निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 17:14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, दो 2014 से 2017 में कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए मजदूरों की कुल संख्या 2019 में सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए कुल मजदूरों की संख्या का कितना प्रतिशत है? बताओ। तो 2014 से 17 जोड़िए, 120, 132, 128, 140। सबको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, कैरी आया 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12, 520। तो ये हो गया गुरुजी 520। और किसका लेना है? 19 में चारों कंपनियों में, इन सबको जोड़ो तो 8 और 2 10, 3 4 5 और 5 10, 500। तो कितना आ रहा है सर? देखो आपका 20 अधिक है और 500 से अधिक है, तो आंसर निकल कर आ गया 4%। सही आ रहा है सबका? 4% विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 520 कैसे आया भाई? अरे इनको जोड़ने पर आया और कैसे आया, मतलब इसमें कौन सी ऐसी गणित लग गई भाई साहब? ऐड नहीं हो रहा है इनसे, बताओ यार। आदत, मैं एक बात और बताऊंगा, अभी रुक जाना सब लोग, है ना। एक बात बताऊंगा आप लोगों को, जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो प्रिपरेशन के टाइम।
2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए मजदूरों की कुल संख्या 2015 से 19 के दौरान सी द्वारा भर्ती किए गए कुल मजदूरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? बताओ। 2014 और 15 बी, तो ये कितना हो गया? 2014 और 17, माफ कीजिए 106, तो ये हो गया 196। और 2015 से 19 के सी के दौरान 15 से 19, 16, 17, 18, 19 सी का 7 और 8 15 और 5 20, 2 9 और 2 11 और 9 20, 20 29, 29 और 31, 3 4 5, 500। ठीक है, तो 196 किसका? 500 का। 5 का भाग दे लो या 10/2 कर लो, 39.2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हो चुकी है आरती, ट्रिगो पहले ही हो चुकी है। 6 सालों में कितने वर्षों में कंपनी डी द्वारा भर्ती किए जाने वाले मजदूरों की संख्या बी द्वारा भर्ती किए जाने वाले मजदूरों की औसत संख्या से कम है? बताओ भाई। तो मैं बात करता हूं कंपनी बी की। ये कितने आए थे टोटल? 10 10 और 6 16, 16 और 8 642, और 642 आ गया। तो 6 वर्षों में कितने वर्षों में कंपनी डी द्वारा भर्ती किए मजदूरों की संख्या बी द्वारा भर्ती से कम है? तो बी का औसत निकालो, 6 का भाग दे लो, तो कितना आ रहा है? 107। अब देखो डी में कितने 107 से कम है? 1 2 3, 3 आंसर आएगा। केवल 3 ही ऐसे हैं जो 107 से कम है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है।